हेलो एवरीवन, हमने अपने टीम को एक टास्क दिया था जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है 2025 की। उनके जो ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन और ग्राउंड वाटर की जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आई है उस पर अपने जो है डेटा प्रिपेयर करें और एनालिसिस करें। तो अभी तरुण जो है फ्लोराइड के बारे में बताएंगे और तरुण फ्लोराइड के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे तरुण बात करेंगे एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट की। देखिए BIS दो तरीके के स्टैंडर्ड देता है, एक होता है एक्सेप्टेबल, एक होता है परमिसिबल। एक्सेप्टेबल लिमिट वो लिमिट है जो हमारे लिए सेफ है, हम पी सकते हैं लंबे समय तक, शॉर्ट टाइम तक। और परमिसिबल लिमिट है वो लिमिट है जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए परमिसिबल लिमिट पे जा सकते हैं। पर परमिसिबल लिमिट हमेशा के लिए नहीं है, अगर हमेशा करेंगे तो हमारे लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो परमिसिबल लिमिट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है जब कोई ऑल्टरनेट नहीं है तब, पर हमें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा ताकि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए जा सके। तो फ्लोराइड के बारे में बताएंगे कि तरुण ने क्या स्टडी किया है और क्या क्या पाया। तरुण बताओ, आपको सबसे ज़्यादा फ्लोराइड जो एक्सेप्टेबल लिमिट में कहाँ पे ज़्यादा मिली है? सबसे ज़्यादा जो फ्लोराइड है वो 52% गुजरात में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा पाया गया है। देखिए फ्लोराइड का यहाँ पे BIS लिमिट है वो है आपका 1 mg पर लीटर, है ना तरुण? तो फ्लोराइड का जो 1 mg पर लीटर है इतना होना चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पर गुजरात के 52.3% सैंपल में जो है पाया गया है फ्लोराइड मात्रा वो जो है 1 mg पर लीटर से ज़्यादा है। और तरुण परमिसिबल लिमिट से कितना ज़्यादा है? गुजरात की बात करें तो गुजरात में 9.06% परमिसिबल लिमिट जो कि 1.5 mg पर लीटर है उससे ज़्यादा है। तो और जो परमिसिबल लिमिट है, जो लिमिट उससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा आपका 9.6% है। दूसरे पे कौन सा राज्य आ रहा है तरुण? दूसरे पे इसमें राजस्थान है। हाँ, जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उसमें 41% ज़्यादा है और एक्सेप्टेबल जो लिमिट है उससे 46% में एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ राजस्थान में गौर करने वाली बात है कि देखिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट है राजस्थान में फ्लोराइड की वो तो आपका 46% है 1 mg पर लीटर की। पर यहाँ पे आप देखेंगे एक और चीज़ गौर करने वाली है, गुजरात में आपने देखा कि 52% था आपका एक्सेप्टेबल लिमिट, बट परमिसिबल लिमिट में 9% हो जाता। पर राजस्थान में क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट 46% है, पर परमिसिबल लिमिट जो है वो भी 41% है। मतलब कि 46% एक्सेप्टेबल और परमिसिबल 41% से भी ज़्यादा। इट मीन्स कि राजस्थान का 41% पानी जो है वो जो थ्रेश होल्ड है हमारा कि इससे गंदा होना ही नहीं चाहिए, टेम्पररी भी उससे ज़्यादा है। तो और थर्ड पे कौन सा है? थर्ड पे बिहार है जी। बिहार में जहाँ पे कि एक्सेप्टेबल जो लिमिट है उससे 39% एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है और परमिसिबल लिमिट में 6.68% परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है जी। इसके बाद दूसरा क्या सैंपल आप देखेंगे? इसके बाद नाइट्रेट है। इसमें नाइट्रेट की जो परमिसिबल लिमिट है और एक्सेप्टेबल लिमिट है वो सेम है, क्योंकि नाइट्रेट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। नाइट्रेट में 45 mg पर लीटर है एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट। यहाँ पर नाइट्रेट में भी राजस्थान, जिसमें कि 50% जो सैंपल है उसमें परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा जो है इसमें कंटेमिनेंट्स पाया गया है वाटर में। जहाँ पे राजस्थान के 50% वाटर सैंपल जो है उसमें जो नाइट्रेट की मात्रा है वो 45 mg पर लीटर से ज़्यादा पाया गया है, जो सेफ नहीं है BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरे पे क्या? राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। इसमें 46% में जो नाइट्रेट है वो 45 mg पर लीटर से ज़्यादा है, पाया गया, सेफ लिमिट से ज़्यादा, सेफ लिमिट से ज़्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु है, वहाँ पर 35% और मध्य प्रदेश वहाँ पर 32% में नाइट्रेट सेफ लिमिट से ज़्यादा है जी। और थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है आर्सेनिक जिससे कि परमिसिबल और एक्सेप्टेबल लिमिट सिमिलर है 0.01 mg पर लीटर, जिसमें कि बिहार में आर्सेनिक सबसे ज़्यादा उसमें सेफ लिमिट से ज़्यादा है। 46% बिहार में परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है इसमें आर्सेनिक। हाँ, आप देखेंगे पूरे देश में जो सैंपलिंग ली गई है सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक बिहार में पाया गया, वो 46.15% है। दूसरे पे कौन सा है तरुण? दूसरे पे है इसमें जम्मू एंड कश्मीर है 11.8%। आर्सेनिक की मात्रा जम्मू कश्मीर जो हमारे एक पहाड़ी राज्य हैं उनमें भी 11.8% पे, जो कि बहुत चिंता की बात है। और उनके साथ उसके बाद थर्ड पे पंजाब है। पंजाब वो तो सब पे, पंजाब में 9.46% में 0.01 mg पर लीटर से आर्सेनिक ज़्यादा है इसमें। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरेनियम पे। यूरेनियम जिसकी कि एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट इसकी भी सिमिलर है 0.01 mg पर लीटर या 1 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम। जी हाँ, 10 माइक्रोग्राम।
जिसमें कि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है वो सबसे ज़्यादा उसमें सेफ लिमिट से ज़्यादा है। 62.5% ऑफ वाटर जो है वो सेफ लिमिट से ज़्यादा उसमें यूरेनियम पाया गया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। जिसके बाद हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। 23.75% में जो वाटर है उसमें सेफ लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम है। और थर्ड नंबर पे है इसमें दिल्ली 15.6%। जी। इसके बाद जो है आयरन है, आयरन जिसकी कि परमिसिबल जो लिमिट है 1 mg पर लीटर है। और बिहार में सबसे ज़्यादा ये सेफ लिमिट से ज़्यादा पाया गया है 61.54%। सेकेंड नंबर पे पौंडुचेरी में 57.14% है। और मणिपुर में 33.3% सेफ लिमिट से ज़्यादा इसमें है आयरन। तो आप देखेंगे जो इसके बाद वेस्ट बंगाल में भी आयरन जो है वो सेफ लिमिट से ज़्यादा है 48% ऑफ वाटर में। आप देखेंगे जो आयरन है हमारा 61% बिहार में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड हमारा आ गया ये पौंडुचेरी और थर्ड है वेस्ट बंगाल 48%। एंड फोर्थ है आपका ये फोर्थ है मणिपुर। तो ये ईस्टर्न स्टेट में भी आयरन की मात्रा बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। उनके साथ एक हमारा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो सबसे ज्यादा कहाँ पे है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? सबसे ज्यादा है राजस्थान में। राजस्थान में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है 47% में, जो परमिसिबल लिमिट है 3000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, उससे ज्यादा राजस्थान में पाया गया। इसका मतलब ये है कि जो ये बता रहा है राजस्थान में जो पानी का सैंपल है 47% सैंपल में 2000 mg पर लीटर TDS से ज़्यादा है। पीने का लिमिट है सेफ के लिए 500, पर ये बता रहे 3000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर जो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर उसको आप हम TDS में कन्वर्ट करें तो 2000 mg पर लीटर के आसपास होगा। तो 47% ऐसे जिसके TDS 2000 से ज़्यादा है। राजस्थान हमारा एक वो जगह है जहाँ पे पानी की किल्लत है, वहाँ जो पानी बचा हुआ है वो भी पीने योग्य नहीं है। दूसरे पे हमारा दिल्ली 33.3% पानी में जो है TDS जो है 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे इसमें हरियाणा है, जिसमें कि 20% में जो पानी है उसमें TDS 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा है। फोर्थ है गुजरात 18.28%। ये था ओवरऑल व्यू तरुण के तरफ से, जो हमने CGWB की अभी ग्राउंड रिपोर्ट आई है 2025 की। और हम नेक्स्ट वीक आपको इसके लिंक से हम कोशिश करेंगे रिसर्च करने की कि ये जो कंटामिनेंट है कहाँ कहाँ पे क्या क्या जो है चीज़ें हैं जो कि एक असमानताएं दिखा रही है। जैसे डब्लू ने पहले वाले वीडियो में एक असमानताएं दिखाई कि 3 राज्य जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 3 पहाड़ी राज्यों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की असमानताएं हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और ये जांच की भी विषय है। तो ये हम नेक्स्ट वीक में आपको और भी डिटेल्स में सारे हमारे टीम के लोग आपको समझाएंगे। तरुण की तरफ से ये था। अब हमारे नेक्स्ट जो है आएंगे और आपको डिटेल्स में कुछ चीज़ें समझाएंगे। देखिए, अगर हम देखें तो गुजरात और राजस्थान के राज्यों में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है किसी भी पानी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब ज्यादा पाई जाती है जब उसमें सलाइन वाटर होता है। वो सलाइन वाटर यानी कि कार्बोनेट्स या फिर सॉल्ट्स उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। जब नमक की मात्रा ज्यादा होती है या कार्बोनेट्स की मात्रा ज्यादा होती है तो उस पानी में माना जाता है कि वो जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। तो गुजरात और राजस्थान में उसका ज्यादा होना स्वाभाविक है, क्योंकि गुजरात का एरिया जो है वो वहां पे आप देखेंगे कि नमक का कंटेंट उस वहां के पानी में ज्यादा मिलेगा। और उसका एक कारण ये भी है कि ट्रेंड भी वहां पे उल्टा देखा गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आमतौर पे बाकी राज्यों में अगर देखी जाए तो पानी बरसने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि पानी का डाइल्यूशन हो जाता है वहां पे ग्राउंड वाटर में। मगर गुजरात खासतौर से अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है गुजरात राजस्थान की जगहों में, कि पानी बरसने की वजह से पहली बात तो ग्राउंड वाटर हमने कम कर दिया है, तो सॉइल सैलिनाइजेशन की वजह से जो नमक है वो ऊपरी लेयर में इकट्ठा हो गया है। पानी बरसते ही वो नमक ऊपर से पानी के साथ नीचे मिल जाता है जाके ग्राउंड वाटर में, जो कि एक बीच में सेपरेट गैप क्रिएट हुआ था वो फिल हो जाता है। तो सॉइल में ट्रैप्ड जो नमक है वो पानी में मिल जाएगा जाके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। वहीं पे लेकिन अगर हम एक और चीज अगर ऑब्जर्व करें तो जो हमारी ये महाराष्ट्र वाली बेल्ट है पूरी, जिसको बोलेंगे हमारी साउथ वेस्टर्न बेल्ट जो है पूरी, गोवा और महाराष्ट्र और ये वाली पूरी बेल्ट है,
इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन राज्यों में आपको समतल मिलेगी, मतलब विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर नहीं है, जबकि गुजरात में वो परमिसेबल लिमिट के भी बाहर है। कोस्टल एरियाज वो भी है, मगर वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती हुई नहीं मिलेगी। तो ये एक रिसर्च का पॉइंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बाकी कोस्टल एरियाज में हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती मतलब उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर ही है, जबकि गुजरात स्पेसिफिकली वहां पे ज्यादा मिल रही है। तो ये एक पॉइंट ऑफ रिसर्च है जो मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो मैं हाईलाइट करूंगा वो उसके ऊपर आता है कि जैसे फ्लोराइड कंटेमिनेशन की बात करें हम, तो फ्लोराइड कंटेमिनेशन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमारे पास 2017 से उसका डेटा अवेलेबल है कि 2017 से हम किस तरीके से हमारा फ्लोराइड का कंटेमिनेशन पिछले साल की तुलना में कैसा रहा है। तो आप देखेंगे कि वो 2017 से 5% के आसपास से स्टार्ट हुआ था और अभी वो 8-8.5% के आसपास है। बीच में 2022 का एक साल था जिसमें फ्लोराइड का कंटेमिनेशन, और ये मैं पूरी भारतवर्ष का बता रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष का अगर हम एक आंकड़ा लेके चलें तो उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। 2022 में फ्लोराइड ऑल ओवर इंडिया अगर सैंपल कलेक्शन जो हुआ उसमें कम पाया गया फ्लोराइड का कंटेमिनेशन। तो 2022 में ऐसा क्या था जिसकी वजह से फ्लोराइड कंटेमिनेशन कम हुआ, इस पे भी हमें एक डिटेल्ड रिसर्च करनी चाहिए, जो कि एक हाईलाइटेड पॉइंट है रिपोर्ट में से। तीसरा पॉइंट जो है वो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि प्री मानसून या पोस्ट मानसून में देखा है कि फ्लोराइड कंटेमिनेशन थ्रू आउट स्टेट्स कांस्टेंट रहा है, मतलब जो अगर ट्रेंड हम देखें तो कांस्टेंट रहा है कि प्री मानसून में अगर लेट्स से अगर कहीं पे हमने 250 सैंपल लिए हैं, अगर 125 सैंपल जो है एक्सीड कर रहे हैं लिमिट, 125 नहीं कर रहे हैं, तो यही ट्रेंड पोस्ट मानसून भी रहेगा। मगर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे खासतौर से तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में पोस्ट मानसून और प्री मानसून में काफी डिफरेंस है। पोस्ट मानसून वहां पे फ्लोराइड कंटेमिनेशन कम हुआ है, तो ऐसा तमिलनाडु में क्या हम कर रहे हैं स्पेशल जिसकी वजह से वहां पे कंटेमिनेशन बेहतर हो रहा है, जबकि बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसपे हमें लगता है कि शायद थोड़ी रिसर्च हमें करनी चाहिए, जो कि हमें शायद बाकी स्टेट्स में कंटेमिनेशन कम करने में मदद कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता है कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या बेहतर हम कर सकते हैं। तो यही है मतलब मेरे साइड से, और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है बाकी साथियों ने कवर कर दी हैं। एक चीज विश्वास, जैसे तुमने बताया अभी कि फ्लोराइड कंटामिनेशन जो है 2022 में ड्रॉप हुआ था, 2022 में ड्रॉप हुआ, तो उसके बाद जो है फिर 2023 में जैसे बढ़ गया। देखा कि 2017 में 5% के आसपास, हाँ 2022 में कितना परसेंट हुआ था? 2022 में आपका है 6.7। 6.7। ओके। 2021 में अगर है तुम्हारा डेटा कुछ? 2021 और 20 में टेस्ट ही नहीं हुए थे, 2017, 18, 19 में हुआ था, तो 17 में 5.5% के आसपास था। 2018 और 19 में बढ़ा है, 2018 में 6.52 हुआ है, 2019 में 7.21 हुआ है, यानी 17, 18, 19 में लगातार बढ़ा है। फिर 20-21 में टेस्ट नहीं हुआ है, फिर 22 का हमारे पास है तो 22 में कम हुआ है, 6.5 पे फिर आया है। 2023 में 8.8 चला गया है, और फिर 2024 में 8.05 है, 8.1। तो ये है कि 2022-23 में ये कंटामिनेशन जो है परसेंटेज जो है, मतलब अगर हम देखें तो 6% था और वो 8 हो रहा है। 2019 में, हाँ 2017-18 में 6%, 6.5% मान लीजिए, और 2022 में भी 6% पे आया है, बट 2024 में वो 8 के ऊपर है। ये देखिए कंटामिनेशन परसेंटेज आप देखो तो 2017 से 2024 के बीच में तो जो कंटामिनेशन 5 से 8 परसेंटेज है मतलब ये 60% कंटामिनेशन बढ़ रहा है। अगर हम 5 से 8 पे जाए तो 60% अप्रोक्सीमेटली, और 2023 से 2024 में थोड़ा कम हुआ है ना। थोड़ा सा। तो ये है कि देखना पड़ेगा ये क्या है। 22 में कम कैसे हुआ है, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जी। 22 में भी कम है, फिर 23 में बढ़ा है, फिर 24 में कम हुआ है। हाँ, मतलब 23-24 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 के ऊपर ही है, तो हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं कि लगभग बराबर रहा है, बट 22 में कम है और उसके पहले बढ़ ही रहा था। तो 22 में हमने स्पेशल क्या किया कि वो कम हुआ है, इसके पहले बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ये 8 पे पहुंच के एक तरीके से
कांस्टेंट हो गया है, बट 22 में रिड्यूस हुआ है। तो 22 में हमने क्या किया जो रिड्यूस हुआ। और लेकिन इसमें देखने वाली बात एक ये भी है कि फ्लोराइड कंटामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो फ्लोराइड मोस्टली जो पाया जाता है वो जियोजेनिक है। जियोजेनिक यानी कि जब ग्राउंड वाटर जो है वो नेचुरली रॉक से टकराता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो अगर नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस क्यों हुआ 22 में? क्या इसमें ऐसा कुछ है कि हम मैन मेड एक्टिविटीज भी कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्क पड़ रहा है? इस पे रिसर्च की बात, इस पे मतलब वही है, रिसर्च का मुद्दा है ये कि चल के आ रहा है। और नाइट्रेट का था कि नाइट्रेट 20% के आसपास हमें कंटेमिनेशन, मतलब ओवरऑल सैंपल्स में से 20% पे नाइट्रेट ही बढ़ा हुआ पाया गया है। और नाइट्रेट एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक है, यानी मैन मेड एक्टिविटी है। और पॉइंट्स, हाँ यही सब बोल सकते हैं कि एक दो पॉइंट्स ये नाइट्रेट वाला है। और दूसरा ये है, नाइट्रेट मोस्टली आपका उन चीजों में पाया जाता है जो इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी सॉइल के बढ़ाने के लिए वो अमोनिया वगैरह मिलाते हैं, उससे नाइट्रेट बनता है। एक एलिमेंट के बारे में आज बात करूंगा जो है नाइट्रेट। नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो ये आमतौर जो एनिमल वेस्ट होता है उनसे, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जब हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो, या फिर जो सीवेज होता है जब वो सीप करके यानी कि बह करके या फिर धीरे धीरे करके वो सीपिंग के थ्रू ज़मीन में जाता है ग्राउंड वाटर से, जिसकी वजह से पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत गौर से आप सुनिएगा। आप देखे होंगे जो फ्लोराइड की बात की गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की गई, यूरेनियम की बात की गई, इन कई सारी चीज़ों की जब बात की गई तो उसमें आपको परमिसिबल और एक्सेप्टेबल ये दो चीज़ें बताई गई कि परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल यानी कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए सही है अगर इतना तक पिया जा रहा है तो। एक्सेप्टेबल के ऊपर अगर जा रहा है तो वो सही नहीं है। परमिसिबल एक लिमिट सेट की गई है बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। परमिसिबल जब कोई ऑप्शन नहीं है, हम मजबूर हैं पीने के लिए, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं, तब हम परमिसिबल की तरफ जाएंगे, वरना हम एक्सेप्टेबल जो है उसी से जुड़े रहेंगे, वही इस्तेमाल करेंगे। नाइट्रेट जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें परमिसिबल दिया ही नहीं गया है, उसमें केवल एक्सेप्टेबल लिमिट ही सेट की गई है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई परमिसिबल लिमिट नहीं है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि नाइट्रेट जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम ये भी कंसीडर नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम शिफ्ट करके परमिसिबल पे जाएंगे। तो इसमें केवल एक्सेप्टेबल लिमिट है जो कि है 45 mg पर लीटर, ये होना चाहिए। नाइट्रेट अगर हमारे पानी में अगर हो रहा है ज़्यादा तो उससे खतरे क्या हैं? जैसे कि जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी होती है जिसकी वजह से उनका शरीर जो है वो नीला पड़ने लगता है। उनका सांस तो वो ले रहे होते हैं लेकिन उनके ब्रेन को और उनके ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है। साथ ही साथ कैंसर का खतरा बना रहता है, पेटों और आंतों में आपके कैंसर उसकी वजह से, प्लस थायराइड और प्रजनन संबंधित कई सारी समस्याएं होती हैं। इंडिया में जब CGW की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग 20.71% सैंपल्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं कि जो नाइट्रेट है वो कितना होना चाहिए पानी में। तो पूरे अगर सैंपल्स की बात करें तो टोटल सैंपल्स 14,978 जगह जो 14,978 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से लगभग 20.71% सैंपल्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। अगर ये नंबर्स में मैं बात करूं तो 14,978 में से 3102 सैंपल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग सकता है कि 14,978 में से 3102 कुछ ज़्यादा बड़ा तो नंबर नहीं है। हाँ, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं हो सकता है तब शायद अगर आपकी फैमिली ना आती हो उसमें। कैसा उन 3102 सैंपल्स में से आपकी फैमिली आती हो, ये उन लोकेशंस के सैंपल्स हों जहाँ आप रहते हैं, शायद तब आपका ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कितना ज़्यादा कंसर्निंग है और हम कितने बड़े हेल्थ क्राइसिस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैं उन कुछ स्टेट्स के नाम बताऊंगा। वैसे तो कई सारे स्टेट्स में ये लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है, बट मैं उन स्टेट्स की बात करूंगा जहां पर ज़्यादा ये एक्सीड कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में 643 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 325 जो हैं वो 45 mg पर लीटर से ऊपर हैं।
कर्नाटका में 398 कलेक्ट किए गए, जिसमें से 181 लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तमिलनाडु में 929 कलेक्ट किए गए सैंपल, जिनमें से 337 जो है लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तेलंगाना में 1565 जगह सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जिसमें से 531 जो हैं वो लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तो ये कुछ हैं, और भी ये लिस्ट कंटिन्यू ऐसे जारी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम सभी अवेयर हों, क्योंकि ये कितना ज़्यादा सीरियस इशू है। हम सवाल भी सरकार से तभी करेंगे जब हम पहले अवेयर हों, वरना सरकार हमें मूर्ख बनाती रहेगी, हम समझ नहीं पाएंगे, वो कुछ भी कहती जाएगी। तो ये इवैल्यूएट करने के लिए कि जो हमें बताया जा रहा है क्या वो सही है भी या नहीं है, तो इसके लिए हमें अवेयर होना होगा। और अवेयर हम तब होंगे जब हम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, आसपास की चीज़ों को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन करें, ताकि हमारे क्वेश्चन लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो और उन्हें समझ में भी आए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ताकि हमारी बातें ऐसा न लगे कि हम हवा में बात कर रहे हैं। धन्यवाद।